बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, केवल आपको ध्यान से समझना है। हम इसमें पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझाएंगे, जिसमें फैराडे के नियम भी होंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित। वो बारी बारी से ये सब हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कि नियम क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट किया है फैराडे ने। तो पहले फैराडे के जो नियम पढ़ने से पहले, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, इसके पहले हमको एक टर्म और पढ़ना है जिसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फैराडे ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है उसकी व्याख्या जो है चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर की है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसका फार्मूला क्या है, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग कर लेंगे लास्ट के वीडियो में। तो शुरू करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो हेडिंग लगाइए, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग जान लें। देखिए, ये कुछ नाम सुना सुना जैसा लग रहा है, वो नाम हम लोगों ने सुना था पहले लेसन में, उसमें था विद्युत फ्लक्स। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। अगर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपके अगर दिमाग में पहले से अगर फिट है, तो फिर चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दूसरी बगल में बिल्कुल फिट हो जाएगी। ठीक है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि जब कोई पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, तो उस पृष्ठ और कैसे स्थित हो, उसके लंबवत, यानी विद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर कोई पृष्ठ स्थित है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की जगह क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की जगह यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। बस इतना अंतर होना है कि अगर कोई भी पृष्ठ अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, ठीक है ना, तो उससे गुजरने वाले जितनी बल रेखाएं हैं उनकी संख्या वो कहलाती है उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। यानी उस पृष्ठ से कितना चुंबकीय फ्लक्स लिंक है, यानी कितना संबद्ध है, वो बताता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आप अगर चित्र की सहायता से पहले देख लीजिए, इसका मतलब क्या है, तो परिभाषा भी लिखवा देंगे। जैसे अगर हम ये कहें कि, इधर देख लीजिए, जैसे अगर हम ये कहें कि कोई तल हमारे पास है, इस प्रकार से कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ मान लीजिए ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, उससे गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र में हमने रखा है इसको, और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है कि वो पृष्ठ के लंबवत है, इस प्रकार से। तो उस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, वो कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स। यानी इससे कहा जाए 1 2 3 4 5 6 बल रेखाएं गुजर रही है, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स कितना हो गया, 6 हो गया। अगर ये 7 गुजरने लगे, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ा देंगे तो बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। बल रेखाओं की संख्या डिपेंड करती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बढ़ाएंगे तो बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। ये हम लोग जानते हैं कि जहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है वहां चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं, यानी पास पास होती हैं। जब पास पास होंगी, तो अगर यहाँ पर अगर 6 गुजर रही, हो सकता है 15 गुजरने लगे, जब पास पास हो जाएंगी तो। ठीक है ना। तो कितनी बल रेखाओं से गुजर रही है, उसकी माप ही हम कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स। बात समझ आ रहा है। तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब कोई पृष्ठ
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है तो जब कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स हम लोग किससे पता करते हैं? फाई बी से। विद्युत फ्लक्स हम लोग फाई ई से लिख रहे थे, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे तो फाई बी से लिखा जाएगा। उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, यानी इसको हम लोग फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ आ रही? यानी कितनी बल रेखाएं उस पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हैं, उनकी संख्या वो कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स। बात क्लियर हो गई? अगर हम ये कह दें कि अगर ये कह देते हैं कि मान लो पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र लंबवत नहीं रखा, तिरछा रखा है, ये भी तो हो सकता है ना। जरूर पृष्ठ तो कितना चुंबकीय फ्लक्स होगा उस पृष्ठ से बद्ध, तो इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। पहले इसका फार्मूला बना लिया जाए कि अगर लंबवत रखा है तो उसका फार्मूला क्या होगा, कितना चुंबकीय फ्लक्स होगा, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल रूप में हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं कि यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए इसको एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि ये तो हमने बताया कि जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उस संख्या को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा दें और इसका क्षेत्रफल हम और बढ़ा कर दें पृष्ठ का, तो संख्या अभी से 1 2 3 4 5 6 गुजरे, हो सकता है इससे जो है पूरी 8 के 8 गुजरने लगे, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर क्षेत्रफल घटा दें, छोटा सा पृष्ठ रख दें, हो सकता है 3 ही बल रेखाएं गुजरे, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, 3 हो जाएगा घट करके, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने से चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है और क्षेत्रफल घटाएं चुंबकीय फ्लक्स का मान घटता है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, नहीं चुंबकीय फ्लक्स का मान किस पर डिपेंड कर रहा है? उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। जो भी पृष्ठ हमने रखा है उसका कितना एरिया है उस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर मान लो पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने नहीं बढ़ाया, ठीक है ना, अगर हम नहीं बढ़ाते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ से उतना ही रखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा दिया जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र अगर बढ़ाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं संख्या बढ़ेगी, तो चुंबकीय बल रेखाओं संख्या बढ़ेगी तो उतनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजरेंगी। जब उतनी ज्यादा गुजरेंगी तो इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान फिर बढ़ जाएगा। तो मेन हमारा काम है कि उस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है ये हमको देखना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान न बढ़ा करके अगर ये जो इसका जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसको न बढ़ा करके अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर बढ़ाते हैं तो भी चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब चाहे ए बढ़ाएं चाहे बी बढ़ाएं, दोनों बढ़ाने से चुंबकीय फ्लक्स घटेगा। या तो ए का मान घटाते हैं जो क्षेत्रफल है, अगर ए मान लिया जाए और उसका अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी मान लिया जाए, तो अगर इन दोनों को घटाया जाए तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है, और
चुंबकीय बढ़ाया जाए तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और अगर घटाया जाता है तो भी चुंबकीय फ्लक्स का मान घटता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो उसका मान हम लोग निकालते इस प्रकार से हैं कि चूंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मान B के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चुंबकीय फ्लक्स का मान A के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका जो फार्मूला हम लोग बनाते हैं, इस पृष्ठ से कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा तो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके गुणनफल के बराबर होता है। मल्टीप्लाई कर देते हैं और B का तो निकल आता है उस बद्ध से कितना चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है ना। कि शर्त है कि उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं संख्या ये होनी चाहिए, तभी चुंबकीय फ्लक्स का मान निकलेगा। ठीक है ना। अगर नहीं है तो फिर हम उसका घटक ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं वो बताते हैं भी। पहले इसका फार्मूला लिख दिया जाए। यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल A तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, तो उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई B बराबर हो जाता है B इंटू E। ये फार्मूला होता है। समझ आ रहा है। ये फार्मूला तब यूज करते हैं जब पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, यानी आप ये समझिए कि बल रेखाएं जो है वो उस पृष्ठ को चीरती हुई जा रही हैं। ऐसा ना हो पृष्ठ ऐसे रखा हो, बल रेखा बिल्कुल इसी के ऊपर से निकल रही हो, ऐसा ना हो। बल ऐसा होना चाहिए कि बल रेखाएं बिल्कुल एकदम इसको चीरती हुई जाएं, तो जितनी संख्याएं हैं इस बल रेखाओं की वो कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स। समझ आ रहा है। अगर ऐसे चुंबकीय फ्लक्स ऐसे अगर कोई पृष्ठ रख दिया तो बल रेखाएं ऐसे ऐसे निकल रही हैं, तो इसका मतलब इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 है। इससे कोई बल रेखा इसको चीरती हुई नहीं जा रही। ठीक है। तो ये तो बात हो गई जब लंबवत स्थित हो तब। अगर लंबवत ना होकर के कहा जाए कि तिरछा रखा हुआ कोई, जैसा ये पृष्ठ ऐसे ना हो करके थोड़ा तिरछा रख दें, ऐसे ऐसे कहीं भी रख सकते हैं। अगर तिरछा रख देते हैं तो क्या होगा, तो कितना क्या चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या 0 आ जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर तिरछा रख देंगे तो चुंबकीय घट जाएगा। भाई बल रेखाओं से मान लो कोई बल रेखा ऐसे गुजर रही हैं ढेर सारे, और तिरछा कर देंगे तो क्या होगा, कुछ इधर उधर से निकल जाएंगी, इसके अंदर से कम गुजरेंगे तो इसका चुंबकीय फ्लक्स मान कुछ घट जाएगा। ठीक है ना। तो उसका भी एक फार्मूला हम लोग बना लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं नीचे, यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा रखा है, ये अगर यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा रखा है, लंबवत नहीं है, ठीक है ना, तिरछा रखा है, और तल पर खींचा गया अभिलंब है, तथा लिख दीजिए यहां पर, तथा तल पर खींचा गया अभिलंब। तल पर खींचे गया अभिलंब को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? कोई पृष्ठ है, उसके पृष्ठ पर कोई अभिलंब अगर खींचते हैं, पृष्ठ पर जो लंबवत रेखा खींचे, मान लो ये पृष्ठ हो गया, इसके लंबवत रेखा खींचते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग? क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है ना। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर की यहां पर बात होगी। अब तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है, तो
को उस पृष्ठ से बद्ध या संबद्ध, कुछ भी लिख सकते हैं, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबकीय फ्लक्स। एक बार चेक कर लें, दिख रहा है बोर्ड में, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो कितना बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा इसको नोट कर लीजिए। इसको आप बिगाड़ करके आपको बताते हैं, फिगर बना करके भी बताएंगे। जैसे यहाँ पर आ गया, अभी अगर अभिलंब खींचते हैं तो अभिलंब किस दिशा में जाएगा बताओ। अगर ऐसे रखा हुआ है, अभिलंब खींचेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो जाएगा, यानी यहाँ पर जो अभिलंब था वो इस दिशा में था। ठीक है ना, यानी क्षेत्रफल वेक्टर जो है हमारा इस दिशा में है, या चुंबकीय क्षेत्र इस उसी दिशा में है। इसका मतलब अगर अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण अगर 0 अंश है, यानी अभिलंब का मतलब क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण अगर 0 अंश है, ठीक है ना, तब कहा जाएगा कि ये जो पृष्ठ है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है। यानी समझना, लंबवत का मतलब ये नहीं कह देना है कि ए और बी के बीच का कोण 90 डिग्री है। पृष्ठ अगर लंबवत है तो ए और बी के बीच का कोण कितना होगा, 0 अंश होगा। समझ में आ रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी आपको बताते हैं इसके बारे में, इसको नोट कर लीजिए पहले। यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र में अगर तिरछा अगर रखा हुआ है तथा तल पर खींचा अगर अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है, तो उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा। जरा चित्र में जरा देखो, अगर लंबवत इस प्रकार से होगा तो ऐसा चित्र दिखेगा। अगर लंबवत ना होकर के मान लेते पृष्ठ हमारा यही, और इस पर जो अभिलंब खींचा जाएगा वो तो इस दिशा में जाएगा, इसको क्षेत्रफल वेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, और तिरछा रखा हुआ इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस पृष्ठ पर ऐसे तिरछा आपतित होता है, ये कह सकते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से, यानी ये जो कोण बन रहा है वो है हमारा तिरछा रखने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। ठीक है, ऐसे अगर रखा हुआ है तब क्या होगा, तब कितना इस पृष्ठ से कितना चुंबकीय फ्लक्स होगा। ठीक है ना, कितना संबद्ध होगा चुंबकीय फ्लक्स, कैसे निकालेंगे। तो परिभाषा क्या कहती है कि लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस बी का इस क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन यानी पृष्ठ के लंबवत घटक हमको निकालना पड़ेगा। तो घटक कितना आ जाएगा बताओ, ये अगर कोण अगर थीटा है तो बी का ए की दिशा में घटक कितना आएगा, बी कॉस थीटा। जिस तरफ कोण दिया तो कॉस लगाते हैं, और इस तरफ क्या हो जाएगा, बी साइन। ठीक है ना, तो चुंबकीय फ्लक्स हमने क्या बताया, चुंबकीय फ्लक्स जो उस पृष्ठ के लंबवत जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है ना, उसका गुणा क्षेत्रफल के साथ कराते हैं। अभी फार्मूला हम लोगों ने लिखा था ना, ये आई बी बराबर क्या फार्मूला लिखा था, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र का गुणनफल। उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है, लेकिन शर्त है कि ये पृष्ठ कैसा होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। ठीक है ना, अगर लंबवत नहीं तिरछा अगर रखा हुआ है तो पहले हम चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठ के लंबवत दिशा में या क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा में घटक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना, जो घटक ज्ञात करेंगे तो बी का घटक कितना हो गया, ए की दिशा में बी कॉस थीटा। ठीक है ना, और ए साइन थीटा, ये जो घटक होगा ये तो पृष्ठ के बारे, ये पृष्ठ हमारा है सपोज। ठीक है ना, लंबवत घटक तो हमारा ये हो गया बी कॉस थीटा जो दिख रहा है। बताओ तिरछा हमने रखा है ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम यहाँ पर अभिलंब खींचे तो बाहर तरफ जाएगा, तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना माना हमने, थीटा। तो इस दिशा में जो घटक होगा बी कॉस थीटा, इसके जो समांतर जो घटक होगा पृष्ठ के वो हो जाएगा बी साइन थीटा। अब समांतर घटक जो लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र जो समांतर होगा पृष्ठ के,
उससे उसका जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स जो है हमने बताया चुंबकीय फ्लक्स वही होता है जो बल रेखाएं इसको चीरती हुई जाए। अब ऐसे अगर बल रेखाएं जाएंगे तो उसको केवल टच करते हुए निकल रही है, तो टच करते हुए निकलने वाले बल रेखाओं संख्या को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो लंबवत जो घटक होगा b cos थीटा होगा, तो जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान लिखा जाएगा तिरछे वाले के लिए, तो क्या लिखा जाएगा, b बराबर b cos थीटा, लंबवत घटक कितना होगा इंटू a। ये यहाँ पर फार्मूला बनेगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो लिखा जा सकता है b a cos थीटा, ऐसे। समझ आ रहा है? इसका मतलब है कि ये जो थीटा जो है वो b और a के बीच का कोण है। a का मतलब क्षेत्रफल वेक्टर, और क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। ये बिल्कुल दिमाग बैठा लेना है, नहीं तो इसके न्यूमेरिकल लगाने में बहुत समस्या आएगी। एक थीटा क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र का बीच का कोण, या कह सकते हैं पृष्ठ के पर खींचा गया अभिलंब तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। ये हमने लिख रखा है इसे, तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है, ठीक है ना। यानी अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, ठीक है ना। अगर इसको वेक्टर रूप में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखा जाएगा, देखो अच्छा, वेक्टर रूप अगर इसका क्या होगा, फाइव बी, ये तो आदिश राशि होती है फाइव बी, ठीक है ना। और जब कॉस जब लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डॉट लगाना पड़ेगा, तभी तो ए डॉट भी लिखा हो तो ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर अब ए बी यहाँ पर वेक्टर, बी क्षेत्रफल, यहाँ ए क्षेत्रफल वेक्टर और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ए बी वेक्टर होता है। तो इसका जो डॉट जो गुणन होता है वो कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है ना। यानी इसको परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा चुंबकीय क्षेत्र के अदिश गुणन को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब बी डॉट जब खत्म किया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा का मतलब बी और ए के बीच का, ए है तल पर खींचा गया अभिलंब, बस समझ आ रही है। तो इस प्रकार से ये चित्र बना लीजिए, दोनों बनाएंगे, ये तो पहले आपने बना लिया होगा, और ये वाला तिरछा अगर रखेंगे तो ये वाला चित्र आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गए चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला। मेन फार्मूला आपको ये वाला याद रखना है, बी ए कॉस थीटा, ये बिल्कुल याद कर लेना है, ताकि न्यूमेरिकल लगाने में कोई समस्या नहीं। चुंबकीय फ्लक्स का मान बी ए और थीटा तीन चीजों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो फाई का मान बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ाते हैं तो फाई का मान बढ़ेगा, और अगर थीटा का मान बढ़ाते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, अगर जीरो से स्टार्ट करें, ठीक है ना। जीरो कब होगा, जब तल के लंबवत, जब तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा होगा तब थीटा जीरो होगा, और थीटा अगर जीरो आ जाएगा तो केवल बी ए बचेगा, पास जीरो का मान 1 होता है, ठीक है ना। तो अगर थीटा का मान अगर बढ़ाते हैं, बढ़ाने के मतलब जीरो से 30 40 50 ऐसे घुमा करते, मतलब पृष्ठ ऐसे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बना है, इसको घुमाना स्टार्ट करो तो क्या होगा, अभी थीटा कितना है, तल के लंबवत है, यानी थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, यानी तल पर खींचा गया अभिलंब इसी दिशा में होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए और बी के बीच का कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना। जैसे जैसे इस कोण को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा का कोण तो बढ़ेगा लेकिन कॉस थीटा का मान घटता है। मैक्सिमम तो 1 होता है, कॉस जीरो का मान 1, और थीटा का मान बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, उसका मान घटने लगेगा कॉस थीटा का मान, ठीक है ना। अगर थीटा इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा का मान जो होता है वो घटता है, ये तो हमको पता है ना। थीटा बढ़ेगा, साइन वाले उल्टा होता है, साइन अगर बढ़ता है तो कॉस साइन, थीटा बढ़ता है तो साइन का मान भी बढ़ता है, लेकिन कॉस में इसका उल्टा होता है, कॉस का मान अगर, थीटा का मान अगर बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान घटता है। भाई कॉस 0 1 सबसे ज्यादा वैल्यू, फिर कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 का मान √3/2, ये और 0 से 1 से घट गया, फिर cos 45 1/√2, फिर cos 60 हाफ, तो ठीक है ना, और cos 90
फिर 0 हो गया। यानी कोण का मान जब 0 से लेकर के 90 तक बढ़ाएंगे तो 1 और 0 के बीच वेरी करती वैल्यू। ठीक है ना, ये तो बात थी गणित की हमारी। आप जरा इसमें आ जाओ कि जरा मात्रक इसका लिख सकते हैं हम लोग, मात्रक लिख लिया जाए और विमा भी लिख ली जाए इसकी। ठीक है ना, तो कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको करनी है, इसको नोट कर लीजिए। तो इस वाले फार्मूले से क्या पता चल रहा है जरा हमको, फाई बी बराबर, हमने कहा फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, ये हमको याद करना है। ठीक है ना, तो इससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, जरा पहले वो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर मात्रा भी लिख लेंगे। तो पहला निष्कर्ष क्या निकलता है, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, पहले मान लें कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, तो फाई बी का मान कितना होगा 0। ठीक है ना, अब थीटा 90 कब होगा, जब तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। नहीं ना ना, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। तल अगर चुंबकीय क्षेत्र के अगर लंबवत होगा तो थीटा का मान तो 0 आएगा। ठीक है ना, बात समझ में अभी आ नहीं रही है। अगर तल ऐसे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है ना, तब क्या कहा जाएगा, तो तब हम थीटा क्या कहेंगे, तल पर खींचा गया अभिलंब। जब भी थीटा का मान निकालना हो, तल पर खींचा गया अभिलंब आपको दिमाग पहले जाना चाहिए। तल पर खींचा गया अभिलंब ऐसे होगा, यानी इस डायरेक्शन में। ये हो गया हमारा तल। अब तल पर अभिलंब खींचे तो ऐसे जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा हुआ है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये तल है, तो कैसे दोनों है, समांतर हैं, और ये अभिलंब है, बीच का कोण कितना हुआ 90 डिग्री। ठीक है ना, यानी अगर थीटा 90 है तो चुंबकीय फ्लक्स यानी उससे गुजरने वाली बल रेखाओं संख्या 0 आएगी। भाई हमने कहा कि उसको बल रेखाओं संख्या उससे गुजरनी चाहिए, उसके संपर्क से ना जाए, यानी स्पर्श करते हुए नहीं आने चाहिए, उसको काटती हुई जाए, तो उन संख्याओं को हम लोग गिनेंगे बल रेखाओं संख्या को। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या लिख सकते हैं, अर्थात क्या निष्कर्ष निकला इसको, अर्थात जब पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है। 0 होता है, इसका रीजन हम लोग अभी बताया हमने कि अगर पृष्ठ अगर समांतर होगा तो थीटा 90 होगा, अगर समांतर होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं एक भी उसको नहीं काटेंगे। ठीक है ना, उसको स्पर्श करते हुए जाएंगे, स्पर्श करते हुए जाएंगी, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 0 होगा। काटनी चाहिए तभी चुंबकीय फ्लक्स होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 तो फाई बी का मान कितना हो जाएगा बताओ, इस वाले फॉर्म रखो जरा, क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है तो क्या बचेगा फाई बी इंटू ए, ये आएगा। ये कब होगा, जब लंबवत रखा हो, यानी जब पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र जिसका जो निकला उसको, अर्थात जब पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 0 है, तो इसका मतलब आप 90 डिग्री नहीं समझेंगे इसको, पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है, तो उस पृष्ठ से
संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर होता है बी इंटू ए। ये चीज तो समझ में आ गई हमको, ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये तो बात थी चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच में। अगर न्यूमेरिकल के लिए ध्यान देना है, अगर ये न्यूमेरिकल के लिए बात करें, जैसे अगर हम ये कहें कि अभी हम जो चित्र बनाए थे इसको फिर देख लो जरा, न्यूमेरिकल में ये कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये तो क्षेत्रफल वेक्टर हो गया, यानी पृष्ठ पर खींचा गया विलंब, और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हम ये मान लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे तिरछा लगा हो, ये कोण है थीटा, ठीक है, ऐसा ले सकते हैं ना हम लोग। अगर हम ये कहें कि कोण हमको ये वाला पता है, यानी ये वाला का मतलब ये जो पृष्ठ है उससे चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर पता है कितना है, पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बन रहा है, ये अगर अल्फा है, बात समझ आ रहा है। ये जो लाइन हमने खींची है छोटी सी, वो ये पृष्ठ को प्रदर्शित कर रहे हैं। पृष्ठ का मतलब ये होगा इस पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का ये, ठीक है ना। वो अगर अल्फा है, ये अल्फा लिखा है कोण हमने, तो न्यूमेरिकल में इस चीज को ध्यान देना है। न्यूमेरिकल के लिए बात ये है, बाकी ऊपर वाले बात हमने तो एक जर्नल लिख दी। ये यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र, यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा लिख करके इसको अल्फा लिख देते, यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है तो थीटा बराबर कितना होगा, अब मुझे बताओ। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अगर ये तो थीटा का मान देखो, अगर ये अगर हमको पता है अल्फा है, अगर पृष्ठ से कोण दे रखा है कि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बना रहा है, तो बताओ कि थीटा का मान कितना होगा, यानी क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होगा। तो ये अगर 30 है, ये कोण कितना होगा, थीटा हमको चाहिए, क्योंकि बी ए कॉस थीटा हमको लगाना है फार्मूला। तो ये थीटा कितना हो जाएगा, ये पूरा ये कोण तो पूरा 90 डिग्री है। तल और ये जो पृष्ठ है उस पर अभिलंब हमने खींचा है एक, इसका मतलब तल का जो पृष्ठ है वो ए के साथ भी 90 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है ना। तो ये अगर अल्फा, अगर इधर वाला कोण अगर अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कोण, तो ये पूरा 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90, उसमें से ये अल्फा निकल गया, तो कितना बचेगा 90 माइनस अल्फा बचा। तो थीटा हम लोग कितना लेंगे 90 माइनस अल्फा। ये हम न्यूमेरिकल के लिए बात हमको दिखाना है। अगर पृष्ठ से कोण दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र का, तो क्षेत्रफल वेक्टर के साथ कितना कोण होगा 90 माइनस अल्फा। अगर पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, तो क्षेत्रफल वेक्टर के साथ वो 90 माइनस 30 यानी 60 अंश का कोण बनाएगा। तो हम थीटा जगह 60 रखेंगे यहाँ पर, समझ आ रही है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला पॉइंट, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग उसका ये बता देते हैं, पहले तो ये बता चुके हैं, फिर भी लिख देते हैं यहाँ पर कि चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि, फिर डॉट लगा है, इसका मतलब अदिश राशि है, अदिश राशि की परिभाषा होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, उसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर और भी बातें इसमें बतानी है, नोट कर लें। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलें, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना, और न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से लग जाएंगे इसके। नोट कर लिया।
अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका मात्रक क्या होता है। अभी तक तो केवल फार्मूले पर आधारित जो कॉन्सेप्ट थे वो बात हो गई। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है, अगला जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक ये क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक देखो, फार्मूला अगर हम देखा जाए अगर तो फार्मूला तो हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स बराबर जो होता है वो होता है b इंटू ए कॉस थीटा। चलिए तो फाइव बी का मात्रक क्या हो जाएगा। फाइव बी का मात्रक क्या लिख सकते हैं बताओ। b का मात्रक और a का मात्रक और cos थीटा का मात्रक। cos थीटा का मात्रक होता है क्या, cos थीटा का मात्रक तो होता नहीं कुछ, तो बस अगर फाइव बी का मात्रक लिखना है तो b का मात्रक और a का मात्रक लिख देंगे। अब देखो b के हम लोगों ने कई मात्रक पढ़े हैं, तो फाइव जो b है चुंबकीय फ्लक्स का के भी कई मात्रक बन जाए। कौन कौन से मात्रक बनेंगे हम सारे मात्रक आपको बताएं, ठीक है ना। ये बताने जा रहे हैं एसआई पद्धति का। एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में फाइव बी का मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। सीरीज पद्धति का मात्रक होता है, तो एसआई पद्धति में बी का मात्रक क्या होता है, दो मात्रक पढ़ चुके हैं ना कुछ। बी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये होता है ना, इंटू एक मीटर स्क्वायर। इससे तो ये पावर से मीटर कट जाए तो मात्रा क्या बचा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ये इसका मात्रक बन जाएगा। अगर हम ये कहें कि नहीं हम ये न्यूटन प्रति मीटर नहीं लिखेंगे, हम लोग टेस्ला लिखेंगे। टेस्ला भी होता है ना चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, तो यार टेस्ला लिख देंगे। अगर टेस्ला तो टेस्ला तो बी का मात्रक होगा, ए का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर ये मात्रक हो गया है। अगर हम ये कहें कि नहीं एक और मात्रक हमको चाहिए, ठीक है ना, बी का मात्रक और कुछ पढ़ा है क्या, पढ़ा है बी का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर हम ये कहें वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो बी का मात्रक अगर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लगाएं तो क्या हो जाएगा मात्रक, देखो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो प्रति मीटर स्क्वायर बटे में जाएगा, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तो दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, वेबर। वेबर ये चुंबकीय फ्लक्स का ही मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक देखो हम लोगों ने कौन कौन से लिख दिए, एक ये मात्रक लिख दिया न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, एक टेस्ला मीटर स्क्वायर, एक ये मात्रक हो गया, एक वेबर। ये सारे जो मात्रक होते हैं वो सब एसआई पद्धति के मात्रक हैं। समझ आ रही है, इसको तो याद कर लेंगे। चुंबकीय फ्लक्स के तीन मात्रक हुए, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर, ठीक है। एक मात्रक होता है सीजीएस पद्धति का, सीजीएस पद्धति में फाइव बी यानी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है। तो अगर कन्वर्ट करना चाहें सीजीएस को एसआई पद्धति में, एसआई को सीजीएस पद्धति में, तो एक संबंध भी आपको याद रखना है कि एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें नोट कर लीजिए, एक वेबर कहें चाहे एक टेस्ला मीटर स्क्वायर कहें चाहे एक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर कहें, एक ही मतलब है। ये तीनों एक ही पद्धति के मात्रक हैं, ठीक है ना। इसे तीनों इक्वल हैं, केवल नाम अलग अलग हैं, ठीक है ना। जैसे
जैसे हम लोग जानते हैं ना बी का मात्रक हम लोग लिखा था, चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखें, चाहे टेस्ला लिखें, चाहे न्यूटन प्रति एम्पीयर लिखें, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर लिखें, वो सारे बी के मात्रक थे, सब इक्वल थे। इसी प्रकार से आई बी के मात्रक ये तीन हैं, तीनों इक्वल हैं, नाम अलग अलग हैं, ठीक है ना। और सीजस पद्धति में इसका मात्रक जैसे चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है सीजस पद्धति में, बताओ क्या होता है? गॉस पढ़ा है ना, वो गॉस मात्रक होता है, वो होता है बी का। यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइव बी की, तो फाइव बी का मात्रक क्या होता है सीधे तो मैक्सवेल। और एक पेपर में कितने मैक्सवेल होते हैं? 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, ठीक है ना। ये संबंध भी हम याद रखें। मैक्सवेल किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स। गॉस किसका मात्रक है सीधे पद्धति में? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ठीक है ना। एक टेस्ला में 10 टू द पावर 4 गॉस होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मात्रक की चुंबकीय फ्लक्स के। अब जरा विमा भी निकाल ली जाए इसकी। अगला पॉइंट 5b यानी चुंबकीय फ्लक्स की विमा यानी विमीय सूत्र। विमीय सूत्र अगर निकालना चाहे तो देखो यहाँ से निकाल लो, आसानी से निकल आएगा। न्यूटन की विमा लिख दो, मीटर एम्पियर यहाँ से आसानी से निकल आएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? न्यूटन के बताओ, न्यूटन की विमा क्या लिखते हैं हम लोग? वेरी बल की विमा ml p - 2 मीटर l और अपॉन a। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या विमा बन जाएगी? ml स्क्वायर t - 2 a - 1। ये किसकी विमा हो गई? 5b यानी चुंबकीय फ्लक्स की विमा। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से इतनी बातें थी जो हमको चुंबकीय फ्लक्स में जानना था, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या है? चुंबकीय फ्लक्स बल रेखाओं की संख्या है। कौन सी बल रेखाओं की संख्या? जो पृष्ठ के लंबवत गुजरती हों, उन बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। और चुंबकीय फ्लक्स मान कैसे निकालते हैं हम लोग? उस पृष्ठ का क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र का गुणा करने से निकल आता है b × a। अगर पृष्ठ तिरछा रखा हुआ है यानी तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण अगर थीटा है तो फाइव बराबर होता है ba cos थीटा, ठीक है ना। अब थीटा का मान बदल करके हम 5b का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका मात्रक जो ज्यादा यूज में आता है वो वेबर मात्रक ज्यादा यूज में आता है 5b का। बाकी ये भी अन्य मात्रक होते हैं, कभी कभी बहुविकल्पी में आ जाता है। लिखा होता है कि निम्नलिखित में से चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताओ। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो सकता है वेबर ना लिखा हो, ये टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख दिया हो, बाकी और इधर उधर मात्रक लिखे हों, ठीक है ना। तो अगर वेबर है केवल याद कर रखा है तो बाकी फिर ये अगर नहीं याद किए हैं तो उसका आंसर देने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमको मात्रक सारे पता होना चाहिए, ना अगर याद कर सके तो बस निकालना आना चाहिए फार्मूले की मदद से, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ज्यादा जब भी हम कहीं बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स का तो उसका मात्रक हम लोग वेबर ही लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सारे मात्रक आपको याद रखने हैं कि सीएसआई पद्धति में कौन से मात्रक होते हैं और सीजीएस पद्धति में कौन सा मात्रक होता है, और सीजीएस और एमकेएस पद्धति के बीच में क्या रिलेशन होता है और उसकी विमा हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। इतनी बातें हमको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ना है। जब चुंबकीय फ्लक्स समझ में आ जाएगा तो हम लोग जब पढ़ेंगे फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो क्या है, तो ये हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे और उसके नियम भी हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ते हैं। अभी हम कुछ इस चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित एक न्यूमेरिकल और करा लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करते हैं, इसको नोट कर लें तब तक। क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार कुंडली 20 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसका तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। देखो यहाँ तल बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, ठीक है ना। तल पर अभिलंब नहीं बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, ठीक है ना। तो इसका मतलब अल्फा का मान ये दे रखा है। अब ये समझो जो अभी हमने बताया कॉन्सेप्ट, उसकी जगह अल्फा का मान दिया है ना कि थीटा का मान दिया। तो अल्फा दिया है तो थीटा का मान पहले हम 90 में से घटा करके ज्ञात करेंगे। यदि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर होने चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान दे रखा है b का मान, तो कुंडली
से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए हल देखते हैं। इसमें देखो पहले एरिया निकाल लेते हैं। आयताकार कुंडली लंबाई चौड़ाई दी गई, तो एरिया कितना हो जाएगा 20 गुणित 10 बराबर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। तो 200 गुणित 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर हुआ ये। 4 को गुणा कराते हैं ना सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर चेंज करने में। तो ये कितना हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो लिख सकते हैं 2 गुणित 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद दे रखा है, ये समझो कि अल्फा का मान दे रखा है हमारा 30, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा होता है, तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 आंसर। ये बात समझ में आ गई ना भाई। जो थीटा जो होता है, जो फार्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं, फाई बी बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स का एक सूत्र होता है। तो थीटा क्या होता है, तल पर खींचा गया अभिलंब तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र का बीच का कोण जो निकालेंगे वो 90 माइनस अल्फा से निकाला जाएगा, क्योंकि ये तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण दे रखा है। ये समझ आ रही है। तो और बी का मान भी दे रखा है इसमें 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो वैल्यू लगाओ इसमें जरा। 5b बराबर कितना हो जाएगा, b का मान है 0.3 इंटू ए का मान है 2 गुणित 10 की घात -2 cos 60। cos 60 की वैल्यू बताओ भाई कितनी होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 0.3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1/2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके 3 इंटू 10 की पावर -3। मात्रक क्या लिख दिया जाए, इसका 3 मात्रक लिखे थे हमने, जैसा एक पद्धति वही मात्रक लिख दो इसमें। वेबर ज्यादा यूजफुल रहता है, आसान भी है लिखना, इसलिए इसी को हम लोग यूज कर देते हैं। आगे टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, चाहे न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर लिख दें, वो सारे चलेंगे, लेकिन वेबर आसानी से लिखा जा सकता है, इसलिए इसको लिख दिया हमने। 5 बराबर 3 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको और आगे भी कराएंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल में अगर नए हैं तो, और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।